थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हम कवर करने वाले हैं आज। जो हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कवर करेंगे, एक इसमें आया आपका कि इंडिया की शार्क कोविड-19 का एक जीनोम आपका कसोटिया है, मतलब वो एक लॉन्च हुआ कंसोर्टिया। एक वो लॉन्च हुआ INSA-COG करके, तो वो लॉन्च हुआ, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे क्या है वो। फिर ब्रह्मोस मिसाइल से बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में कैसे डेवलप है, उस पर एडिटोरियल आया पूरा। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये दूसरी कंट्री, उसको उसके ऊपर आया है। फिर लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पोषण अभियान के ऊपर कुछ आया तो उसके बारे में, पोषण अभियान के लिए पढ़ेंगे क्या है उसके अंदर। FSSAI के बारे में पढ़ेंगे, वो भी न्यूज़ में है, कैसे ये बनी, क्या इस बॉडी के अंदर है। और जो उसके बाद क्या कवर करेंगे, उसके बाद कवर करेंगे हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, 2021-20 बजट में बताया भी गया है कि ये क्या होगा, इसके अंदर कैसे पैसा आएगा, तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। फिर अप्रोप्रिएट बिल पास होना स्टार्ट हो गया। अप्रोप्रिएट बिल क्या होते हैं, ये कैसे पास होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में। तो वी आर कमिंग, अपने हिंदू पे आते हैं। जो पहली न्यूज़ आई थी, कुछ अभी क्या हुआ, पीक पे आना स्टार्ट हो गया, सेकेंड वेव आना स्टार्ट हो गया है कोविड की। सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया आना, तो उसको कर्व करने के लिए मोदी जी ने कुछ बोला है कि 3T का उन्होंने कुछ बोला है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। कि पहले टेस्ट करो, ट्रैक करो और ट्रीट करो, हम कोविड को सेकेंड वेव को रोक सकते हैं। और उन्होंने बात की है, जो हम मतलब सेकेंड वेव आ रही है, मतलब जो न्यूज़ स्टैंड आ रहा है उसको कैसे हम रोकेंगे, ठीक है ना। RT-PCR से टेस्ट करते हैं, उसके रेट बढ़ाए जाएंगे। और फिर एक उन्होंने INSA-COG करके एक कंस्टोरियम बनाया है, जो मतलब काम करेगा नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल के साथ साथ मिलकर। तो ये कंस्टोरियम उन्होंने डेवलप किया है, इन दोनों के साथ मिलकर ये काम करेगा। अब इसके अंदर है क्या, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके अंदर है क्या, ये एक तरह से इंडियन शार्क कोविड आपका जीनोम कस्टोरियन करके है, ठीक है ना। ये लॉन्च किया आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलके, और ICMR के और CSIR के साथ मिलके ये लॉन्च किया गया, ठीक है ना। कस्टोरियम क्या है, न्यू वेरिएंट को चेक करने के लिए, न्यू वेरिएंट कितनी स्पीड से इंडिया में आ रहा है, कितनी स्पीड से वर्क कर रहा है। और इसमें क्या है, एक इंटरनेशनल आपके स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, इंटरनल मिनिस्ट्री स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो उस चीज़ को वॉच डॉग करेगी, जो उस चीज़ को वॉच डॉग करेगी, ठीक है ना। ये साइंटिफिक एक एडवाइजरी ग्रुप डेवलप किया जाएगा साइंटिफिक द्वारा, और टेक्निकल गाइडेंस से लेके उसे मॉनिटरिंग किया जाएगा, मतलब शार्क कोविड के न्यू वेरिएंट को, और जो ऑलरेडी चल रहा है उसको रोकने के लिए ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है ना। आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंदर ये बनाया गया। इसके साथ और भी मिनिस्ट्री, ICMR होगी, CSIR होगी, और होम एंड जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो तीनों सब मिलकर साथ काम करेंगी। ये ग्रुप बनाया, बस आपको याद रखना है किसने डेवलप किया है, किस चीज़ के लिए ग्रुप बनाया गया है। हिंदू पे आते हैं। फिर दूसरी न्यूज जो आती है आपकी राशन कार्ड से रिलेटेड, अभी क्या हुआ है, सीरियस इशू क्या हो गया, 3 करोड़ जो राशन कार्ड्स हैं उनको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। क्यों कर दिया किया है, क्योंकि उनका आधार से लिंक नहीं था, ऐसा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीरियस इशू है, इतने बड़े मतलब मात्रा में आपने कि क्या किया कि आपने कैंसिल कर दिया राशन कार्ड को। अब उसमें है क्या कि जो ट्राइबल्स एरिया में है, जो पुअर एरिया में रहते हैं, जिनके बायोमेट्रिक नहीं ले पाए, उनके पास राशन कार्ड था, उनके कैंसिल कर दी गई। एक सीरियस कंसर्न्स है कि इतनी बड़ी मात्रा में आपने राशन कार्ड को कैंसिल किया है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे भी एरिया, टेक्नोलॉजी इश्यूज उन्होंने क्या बताया मिनिस्ट्री में, देखो आधार लिंक नहीं है उसमें, ठीक है ना, करोड़ ऑफ पीपल के आधार लिंक नहीं है जैसे मिनिस्ट्री ने बोला है, ठीक है ना। उसके बाद की इरिस आइडेंटिफिकेशन, थंब प्रिंट जो हम यूज़ कर रहे हैं ना POS मशीन का, वो टेक्नोलॉजी कंसेंसस में आ रहा है। रूरल एरिया, रिमोट एरिया में अंदर वो हम आगे करेंगे और ठीक कर लेंगे, जो कैंसिलेशन किया है उसको हम कवर कर लेंगे, ऐसा मिनिस्ट्री बोल रही है। और कोर्ट ने क्या बोला, राइट टू फूड, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट है ना। आफ्टर एक्ट आया था उसके लिए 2013 में एक्ट लेके आए थे फूड का वाला, तो उससे रिलेटेड ये वाला एक्ट है। तो हमने क्या किया, राशन कार्ड को एक सिम्बोलाइज बना दिया था कि मतलब कि राइट टू फूड के अंदर सबको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, सबको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने ये एक्ट डेवलप किया था, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, एक मिनट रुकना है, बहन की कॉल आ रही है। हाँ बहन, देख ले, खुलवा के तो देखना होगा। हाँ तो वीडियो बना के खोल ले। हाँ हाँ, चल तो वीडियो बना के अपने रूम में खोल लियो, ठीक है। पूरी फाड़ने से बनाइए, पूरी लास्ट तक, ठीक है, ठीक है चल।
ओके, सॉरी यार, वो मेरी बहन की कॉल आई थी। तो इसमें क्या है कि ये सब राइट टू फूड हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो इसके इशू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टेप लेगा वो सुप्रीम कोर्ट के आगे ऊपर है। अभी इंडिया में कितने हैं देखो, इतने राशन कार्ड है, 23 करोड़ के आसपास इंडिया में राशन कार्ड है। और मैंने आपको बताया था 50% नियर अबाउट अर्बन और 75 नियर अबाउट जो रूरल है वो राशन कार्ड का यूज़ करके पीडीएफ सिस्टम से वो फूड्स ले पाते हैं। तो ये सारा इसके अंदर चीज़ है। अब नो डिसीजन ऑन द नेशन ऑफ एनआरआईसी, जो एनआरसी था ना टिल नाउ, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है एनआरसी से रिलेटेड। एनआरसी क्या है, जो सिटीजन 6 महीने की रहने वाला है या 6 महीने से रह रहा है उसको उसके अंदर रजिस्टर्ड किया जाएगा, ठीक है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशन, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा एनआरसी के अंदर। तो ये एक एनआरसी होने वाली थी, अभी इस पर कोई स्टेप नहीं लिया है, ये कोविड के टाइम पे होने, कोविड से कोई स्टेप नहीं लिया गया कि कोविड चल रहा है फिर इशू भी है उससे रिलेटेड वो चीज़। फिर एक आई है कि बंगाल की सीएम ने प्रॉमिस किया वो बेसिक इनकम प्रोवाइड करवाएंगे अपने सिटीजन को, और उनकी सरकार ऐसी आती है, ऐसा उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है। कुछ स्कीम्स हैं, आपको क्या करना है, जाके चेक करना है कि बेसिक इनकम के 5 पॉइंट उसके एडवांटेज क्या है और 5 पॉइंट उसकी डिसएडवांटेज क्या है। ये प्लीज़ आप वर्क किया करो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सल कोई स्कीम के बारे में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में कोई क्वेश्चन आया कि इट इज़ गुड फॉर इंडिया, इट इज़ बैड फॉर इंडिया, जस्ट मैंशन क्रिटिकल एग्जामिन इन 250 वर्ड्स, ऐसा कुछ भी आ गया तो एटलीस्ट यू हैव टू 10 पॉइंट, 10 पॉइंट को आप 150-200 तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको 10 पॉइंट प्लीज वो काउंट करना है। तो उन्होंने बोला है हम एवरी फैमिली को पैसा प्रोवाइड, यूनिवर्सल आपको बेसिक इनकम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो 500 रुपये पर मंथ मिलेंगे जनरल कैटेगरी वालों को, 1000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपके एसटी और एससी वालों को। वो पहले से कुछ स्कीम चला रही है, जैसे कृषक बंधु स्कीम चला रही है वो, उसको बढ़ा के 6000 से 10,000 कर दिया जाएगा। देखो आपकी पीएम किसान है वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने क्यों लागू नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कीम चला रहे हैं। और जैसे उड़ीसा कालिया चला रहा है, फिर तेलंगाना आपकी रैयत बंधु स्कीम चला रहा है, तो ये पहले से वर्क कर रही है स्कीम, तो इन्होंने लागू नहीं किया। वो कृषक बंधु स्कीम चला रही है, उसे बढ़ाने की बात की गई है। तो कृषक बंधु कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। फिर वो खाद्य साथी स्कीम को भी मतलब इंश्योर करेंगी, इतने लाख करोड़ लोगों को देंगी डोर स्टेप। उसमें क्या होगा, खाद्य में मतलब क्या होगा, जो खाद्य चीज़ है ना, खाने पीने के पदार्थ है, पीडीएस स्कीम के अंदर वो आपको डोर स्टेप प्रोवाइड किए जाएंगे सिटीजन्स को, तो वो भी स्कीम लागू करेंगे। इन्होंने बोला हमारी आती है। फिर ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी स्कीम लेके आएंगी, जिसमें 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, एजुकेशन स्टूडेंट लोन 4% के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को थिंक सोचा करो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, किसान कृषि कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, केसीसी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, कैसे एनपीए उससे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसे ये स्कीम आई स्टूडेंट स्कीम, खुद नॉर्मल वे में सोचो तो क्या उसके फ़ायदे होंगे। तो यही कुछ स्कीम्स हैं, आपको बस नाम याद रखना है। कृषक बंधु स्कीम कहाँ की है, ये आपकी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट रन कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन, चलो ये कुछ नहीं है, पर्टिकुलर न्यूज़ है। दूसरी जो आती है पहला आती है एडिटोरियल। ये एडिटोरियल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स है, कैसे डेमोक्रेटिक वर्क रिलेटेड टू पॉलिटिक्स है। जो ये आर्टिकल आता है ये वाला मैं आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ी न्यूज़ बता देता हूँ। जो आपकी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ना, कोविशील्ड वैक्सीन है, उसके कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं। कंसर्न्स क्या आ रहे हैं उसके कंसर्न्स, ब्लड क्लॉटिंग के कंसर्न्स आ रहे हैं। तो ऐसा मतलब यूरोपियन यूनियन उन्होंने भी मतलब एक कमेटी बना के उसके मतलब इन्वेस्टिगेशन कराई, फिर वैक्सीन ने खुद इन्वेस्टिगेशन करी, और तो पाया गया कि लेस देन 40% सच केसेस आए हैं, ब्लड क्लॉटिंग हुई है, डेथ हुई है, वो भी डेनमार्क में, नॉर्वे कंट्री में, जो थोड़ी ठंडी कंट्री है मतलब। तो उनके अंदर ये कंसेंस आया। तो ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन को मतलब एक तरह से ऐसे बेकार ना बताया जाए, क्योंकि देखो हर दिन नियर अबाउट 1 से 2 हज़ार ब्लड क्लॉटिंग से डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में, जनरल मतलब पॉपुलेशन की डेथ होती है। अब उनके वैक्सीन लगी, उनकी ब्लड क्लॉटिंग से डेथ होती है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये वैक्सीन की वजह से होगी। तो एक तरह से पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि जो ड्राइव कंटिन्यू रखनी चाहिए, जो ड्राइव चल रही है, क्योंकि ये कंट्रोल करना है हमें, पेंडेमिक को कंट्रोल करना है, किसी वैक्सीन पे हमें बैन लगा के उसे नहीं रोकना है, ठीक है ना। तो ड्राइव जो है, कोविड की जो ड्राइव है, उसको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज हर एक आदमी की जान बहुत कीमती है, ठीक है। कंट्रोल करना है पेंडेमिक को, ऐसे ही इन्होंने बोला है। फ्रॉम द सीरियस कोविड-19 outweighed death from the vaccine reaction, and it is such calculation that the weight of the mind regulated before the approving the vaccine। मतलब कि ऐसी बात नहीं है, वैक्सीन को एक अच्छी तरह से अप्लाई किया गया था। तो यही इन्होंने सब बोला है कि ड्राइव को कंटिन्यू रखना है, ऐसे किसी पैनिक क्रिएट ना करें सोसाइटी में कि वो वैक्सीन ना लगवाए। उसके बाद इमिग्रेशन आपका आपका कंस्टोडियम आया। मतलब इसमें क्या हुआ है, अभी क्या हुआ था, जैसे ट्रम्प की गवर्नमेंट गई और बाइडन
सर की गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें क्या हुआ था, जो इमिग्रेशन रूल्स थे उनको लूज़ किया गया था। जैसे H1B वीज़ा और स्किल माइग्रेशन जो होती है, फिर HB वीज़ा जो होता है, H1B हो जाती है स्किल लेबर्स अपनी यहाँ से वहाँ पे जाती है। कोई इंजीनियर गया, डॉक्टर गया, उसे H1B वीज़ा लेके जाना पड़ता है। उसके साथ उसकी वाइफ या स्पाउस जाएगा या उसके साथ उसके बच्चे जाएंगे, तो उन्हें HB वीज़ा है उनके लिए, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट पढ़ने वहाँ पे जाएगा, उनके लिए H1J वीज़ा है। तो ये कुछ वीज़ा याद रखना, उसको लूज़ किया था। कुछ कंट्री को बैन भी किया गया था एंट्री के लिए, जो मतलब मुस्लिम कंट्री ऐसे कुछ ट्रम्प ने बैन भी किया था, उन कंट्री को हटाया गया। तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं आपको जाता हूँ इंटरनेशनल न्यूज़ में। वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, एग्रेशन स्टार्ट हो गया कि आप कंट्री को वही लूज़ वाला, वहाँ के लोग लोकल लोग जॉब लूज़ कर जाएंगे। तो क्या हो गया, वहाँ पे क्रिटिसिज्म ग्रोन स्टार्ट हो गया। तो बाइडन जी ने क्या बोला कि माइग्रेटेड नॉट टू कम टू यूएस, मतलब उन्हें रोक लगा दिया कि माइग्रेंट नॉट कम टू यूएस। वो बोलने लगे कि हम नहीं बुला रहे किसी को, यहाँ पे मत आओ। तो ये बोलने लगे हैं क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट हो गया, एग्रेशन स्टार्ट हो गया इसके खिलाफ बोलने के, कि आपने ऐसा क्या कर सकते हो, जॉब चली जाएंगी लोकल पब्लिक की, ये सब चला जाएगा। तो उस चक्कर में यही सारी चीज़ स्टार्ट हुई। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, तीनों वीज़ा की बात बता दी है। H1B क्या होता है आपका, HJ वाला क्या होता है, HB क्या होता है। अब जो मेन एडिटोरियल आता है वो आता है मिसाइल डीलिंग विद द आपका डेस्टिनेशन टू मनीला, जो आपकी फिलीपाइंस है उसको वैक्स मतलब कि उसको ये मिसाइल ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसकी सप्लाई की जाएगी। तो उसके कुछ उन्हें प्रॉब्लम मतलब बताई हैं, कुछ उसके मतलब जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट बताए हैं, एक्सपोर्ट के हमारे गोल बताए हैं, फीचर बताए हैं उस मिसाइल के। तो ये हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में MOU साइन हुआ है डिफेंस से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे अपनी डिफेंस सिस्टम को, जो ब्रह्मोस मिसाइल है। अब इसमें क्या सिस्टम है, ये हमने रिसर्च डेवलपमेंट मतलब ब्रह्मोस की जो स्टार्टिंग हुई रिसर्च और डेवलपमेंट लेट 1990 से स्टार्ट की थी। और ये इंडिया की डिफेंस DRDO ने मिलके और NPO जो है आपकी कहाँ की, रशिया की, इन दोनों ने साथ मिलके बनाई है, यानी कि इंडिया और रशिया ने। और इसका नाम ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है इंडिया की, और जो आपकी रिवर है आपकी रशिया की, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसे मैक 28 की स्पीड है, स्पीड है मैक 2.8 इसकी, इसलिए सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा अलग से, तो ये हम छोड़ देते हैं अभी ये वाला पोर्शन, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इसके वेरिएंट है, नेवी वेरिएंट 2005 में था, आर्मी वेरिएंट 2007 में आ चुका, तो 2017 में इसमें एयर वेरिएंट भी आ गया। तो सारे इसमें तीनों तरह से हम इसे लॉन्च कर सकते हैं, ये याद रखना। एक्सपोर्ट के गोल क्या है, हमने कुछ गोल सेट किए हैं कि अपना क्या बढ़ाना है। जैसे हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो हमारे कुछ गोल्स हैं कि हमें डिफेंस के भी अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। वो कैसे करेंगे, हमारे कुछ रखा गया है कि 2025 तक हमें 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। ये हमारे कुछ गोल सेट किए हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसे फिलीपाइंस ने खरीदेंगे, इंडोनेशिया खरीदेगा, UAE खरीदेगा, तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है हमारा कि हमें अपनी मिसाइल से एक बार ही, अगर फिलीपाइंस ने ट्रस्ट किया तो और भी कंट्री आएंगी हमसे, और भी कंट्री खरीदेंगी। तो जियो पॉलिटिक का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम पहली बार इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे इंपोर्ट मतलब फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल, फिलीपाइंस फर्स्ट कंट्री है अभी। अगर इसने मतलब इनको अच्छा लगा कि वाइड रेंज हुई, तो इससे क्या होगा, इंडो पैसिफिक में और भी जो कंट्री हैं जिनके इशू चाइना के साथ हैं, ईशान में और भी कंट्री हैं, वो भी आके परचेज करेंगी। तो इससे क्या होगा, मतलब एक तरह से हम एक तरह से लीडर के तौर में उभरेंगे कि एक्सपोर्ट कंट्री उसमें आज रेस में आ जाएंगे किसकी, कि डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। अब इंडिया इकोनॉमी और सॉफ्ट एंड हार्ड पावर प्रोफाइल में एक तरह से उभर के सामने आएगा इंडो पैसिफिक रीजन में, और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडेबल एंकर के रूप में उभर के आएगा सोवरेनिटी इंटीग्रिटी टेरिटरी के लिए, ठीक है ना। तो ये सब हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चाइना ताइवान पे क्लेम कर रहा है, उसका फिलीपाइन से भी इशू है। अगर इस टाइप की मिसाइल्स होगी तो वो थोड़ा डर के भी रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी। तो एक तरह से हम लीडर की तरह में उतरेंगे। पर हडल क्या आ रहा है, सबसे बड़ा जो हडल हमारे बीच में आ रहा है वो आ रहा है काटसा। काटसा क्यों लगेगा भाई, तो इंडियन है भाई। हम रशिया के साथ हमने मिलकर डेवलप की है, जो उसके कंपोनेंट है 65 कंपोनेंट जो यूज़ किए हैं वो रशिया से हमने इंपोर्ट किए हैं। बनाया तो इंडिया में है पर रशिया से इंपोर्ट किया, तो काटसा की बात इसमें आई है कि US हम पे काटसा लगाने की बात कर सकता है, ठीक है ना। और सेकंड जो इशू सबसे बड़ा है फाइनेंशियल इशू। एक तो कोविड सर पे है हमारे, और एक मिसाइल को बनाने के लिए मतलब 90% की कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है आपकी 2000 करोड़ रुपए बनाने की कॉस्ट आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। और फिर हमें एक, जैसे फिलीपाइंस को हमने क्या दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है 10 मिलियन का। तो 10 मिलियन का क्रेडिट दिया, तो वो भी तो एक तरह का पैसा ही देना होता है ना। आपने पैसा पहले दिया, फिर वो आपसे आके वो आपका ही सामान खरीद रहे हैं, तो पहला पैसा देने में भी गया और बनाने में भी गया। तो वो एक तरह से वो भी एक रीज़न है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर काटसा की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, लाइन ऑफ क्रेडिट पढ़ाऊंगा और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ाऊंगा।
जो ब्रह्मोस मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज है, जैसे सुपरसोनिक होती है आपकी, फिर आपकी हाइपरसोनिक होती है, ये उसकी स्पीड पे डिपेंड करते हैं। लाइक 3 मैक तक स्पीड होगी, 3 मैक मतलब स्पीड ऑफ द लाइट की स्पीड से 3 मैक फास्ट चलता है, साउंड की स्पीड से, सॉरी, उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। 3 से 5 तक हाइपरसोनिक चली जाती है, ठीक है ना, 5 से शायद ऊपर हाइपरसोनिक, तो आप देख लेना एक बार। तो ये है, ये किसने डेवलप किया, डीआरडी ने, जॉइंट वेंचर है डीआरडीओ का और रशिया की जो है आपकी एनपीओ, उनका एक जॉइंट वेंचर है ये। सॉरी, तो जॉइंट वेंचर किनका है, रशिया का और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। जो एनपीओ है रशिया की, उनका जॉइंट वेंचर है। और रिवर ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा जो रिवर है, मतलब दोनों कंट्री की, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये 2 स्टेज में प्रोपल्शन देती है, पहली स्टेज में और सेकंड स्टेज की लिक्विड रमजेट होता है, ठीक है ना। जैसे पहले छोड़ेंगे तो फर्स्ट स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन वर्क करेगा, फिर जैसे लिक्विड सेकंड स्टेज में लिक्विड वर्क करेगा। तो एयर टू सरफेस मिसाइल हमने से स्टार्टिंग में डेवलप किया था, एयर टू सरफेस मिसाइल विच ए फाइट ऑफ रेंज, मतलब इतने किलोमीटर तक ही जा सकती है। और ऐसा करने से हम एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजर्व है, एमटीआर। अगर जब आप सुपरसोनिक मिसाइल की अब रेंज को एक्सटेंड कर दोगे तो इस ग्रुप में आप एंटर कर जाओगे। तो इंडिया एंटर कर गया है, क्योंकि इंडिया रीच कर गया है 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की रेंज जो ब्रह्मोस मिसाइल की है। जो कैप है रेंज का, मतलब कि एमटीआर में इस करंटली 300 किलोमीटर से ऊपर ने आपने डेवलप कर दी, तो आप इस ग्रुप में एंटर कर जाओगे, ठीक है ना। हम इसे सुकोई जो अपने एम के आई फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे भी इस पर लगा सकते हैं, उसको भी उसमें फिट कर सकते हैं। तो एयर वर्जन भी है हमारे पास, नेवी वर्जन भी है और आर्मी वर्जन भी है। तो मल्टी प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया डे नाइट में कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ से, लैंड से भी, एयर से भी, सी से भी, कहीं से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। फायर टू फॉरगेट है, एक बार टारगेट फिक्स किया छोड़ दो, टारगेट अपने आप कहीं भी जाएगा, ये उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपने मूवी में देखते होंगे, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, मतलब फास्टेस्ट, ठीक है ना। और मैक 2.8 की स्पीड से चलती है, जो मैक 2.8 क्या है कि 3 टाइम मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से मैक ज़्यादा होता है। जैसे मैंने यहाँ से बोला, उसे 1 सेकंड जाने में लगा, अगर उसकी स्पीड में 2.8 और इंक्रीज कर दो तो मैक में कन्वर्ट हो जाएगी। इस ब्रह्मोस मिसाइल फास्टर क्रूज मिसाइल, एक क्वेश्चन उठता है आपके माइंड में, ठीक है ना। तो एक तरह से मतलब फास्टर क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल ऑपरेशन है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट। ब्रह्मोस ने स्पीड अटेन कर ली है, 3 मैक तक की स्पीड अटेन कर ली है, और इसे हम अपग्रेड करने वाले हैं मैक 5 तक, जो हाइपरसोनिक बन जाएगी। तो ये वार हेड कैरी कर सकती है, क्वेश्चन माइंड में आता है। हाँ भाई, ये कैरी कर सकती है, कैपेसिटी 250 से 300 केजी तक का न्यूक्लियर वार हेड ऊपर एक न्यूक्लियर लगा दिया जाता है, वो वहाँ जाके गिर देती है और वो न्यूक्लियर स्टार्ट हो जाता है। क्या इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट इसे कोई कर सकता है, रोक सकता है या देख सकता है? ये डिफिकल्ट है, फास्टेस्ट मिड रेंज मिसाइल है, बहुत स्पीड में जाएगी, तो इसे डिफिकल्ट है टू इंटरसेप्ट करना, रोकना। तो ये कुछ रीज़न है। अब मैं कार्डसा के बारे में बताऊँ कि कार्डसा भी इसके अंदर है, क्योंकि हम ब्रह्मोस को इंपोर्ट करेंगे तो उसके 65% जो कंपोनेंट है उसमें यूजेस किए हैं हमने, वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं हमें, कहाँ से, रशिया से। तो कार्डसा की दिक्कत है। 2017 में जो कार्डसा को इंट्रोड्यूस किया गया था और 3 कंट्री के लिए, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के लिए उन पर लगाया गया था। ये क्यों होता है? इन कंट्री से अगर कोई खरीदेगा कोई भी सामान, तो उस पर क्या करता था, यूएस कार्डसा लगा देता था। अब कार्डसा का यूएस लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का और अमेरिका का बहुत बड़ा मतलब रोल है। अगर कार्डसा आप पे लग जाएगा तो वो डॉलर पे आप डील नहीं कर सकते, उसके रुपए पे, उसके, वो आपका इमीडिएट नहीं करेगा, आपका पोस्ट करेगा हर जगह वो। तो कार्डसा के कुछ ये रूल्स हैं, उसमें कुछ लिस्टेड है, मतलब कि अल्टीमेट गोल है कि रिवेन्यू फ्रॉम फ्लोइंग बरो रशिया गवर्नमेंट, जिससे प्रिवेंट होता है, थोड़ा रिवेन्यू की प्रॉब्लम्स आती है। अब इंडिया के साथ कंसर्न्स क्या, बस इतना याद रखो कितनी कंट्री पे लगाया गया था, और रिसेंटली टर्की पे लगाया गया है, क्योंकि उसने S-400 परचेज किया है, कुछ मतलब कि एयर जेट परचेज किए हैं रशिया से, तो टर्की पे लगाया गया। इंट्रोड्यूस 3 कंट्री के लिए किया गया था 2017 में। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न, थोड़ा कंसर्न है, S-400 जो मिसाइल, मतलब कि मिसाइल सरफेस टू मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल वाला सिस्टम खरीद रहे हैं, जो आपकी अल्माज कॉर्पोरेशन रशिया की कंपनी है उससे खरीद रहे हैं। 2021 में डिलीवरी आएगी, तो उस पर कंसर्न है, कार्डसा लग सकता है इंडिया पे। फिर एक प्रोजेक्ट है 135, जो फ्री ग्रिड्स जो है, अपने फ्री ग्रिड जो है उन्हें खरीद रहे हैं। हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं आपके Ka-2260 रशिया से, तो उसके ऊपर भी एक कंसर्न है, उस पर भी लग सकता है। और सिप्री, मैंने कल ही आपको, सिप्री की कल रिपोर्ट आई है आपकी, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो कितना आम की सप्लाई हुई है, किस कंट्री में कितना इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट देता है। तो सबसे ज़्यादा रशिया हमारा बिगेस्ट टॉप सप्लायर है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था।
और इंडिया सेकंड इम्पोर्टर है आर्म्स का, ठीक है ना। पहला कौन है जाके देखना कल की न्यूज़ में, पहला कौन है वो आप पढ़ लेना। सऊदी अरेबिया है पहला और इंडिया सेकंड है, ठीक है ना। तो इंडिया सेकंड है अपनी आर्म्स के इंपोर्ट के अंदर। फिर लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है, ठीक, ग्रांड नहीं होती है, पैसा नहीं देना होता, एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है। ये क्या करते हैं हमेशा जो डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है, डेवलप कंट्री एक डेवलपिंग जैसे, ऐसा नहीं मतलब कि मजबूत कंट्री कमजोर कंट्री को देती है बाहर आने के लिए, एक तरह के कूपन्स है। इस कूपन्स में क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैंने बोल दिया कि 75 रुपीज़ ना इन कूपन में से आपको हमारे यहाँ पे यूज़ करना है, तो इंडिया में ही यूज़ करना है, इंडिया से ही कुछ खरीदना है। तो इससे क्या होता है हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होता है, सॉरी हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है। जैसे ब्रह्मोस चाहिए, उनको 100 मिलियन दिए, 200 मिलियन की ब्रह्मोस है तो 100 मिलियन अपने पैसे डालेंगे और 100 मिलियन जो हमने उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट में दिया उसका भी यूटिलाइज करेंगे। तो एक तरह से पैसा घूम के हमारी कंट्री में आएगा, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। भाई ब्रह्मोस बना, अब साइंटिस्ट चाहिए उसके लिए कोई भी चीज़, तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का कूपन होते हैं। जैसे आपको कूपन मिलते हैं, आपको FBB में जाओगे या फिर आपके शॉपर स्टॉप में जाओगे, वो कूपन देते हैं, आप इन्हें आके हमारे यहाँ पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप इन कूपन का यूज़ करोगे और हमारे यहाँ पे परचेज करोगे पर्टिकुलर टाइम पे। तो एक तरह से उसकी जो 75 वैल्यू होती है उसको मतलब कि उसी कंट्री से, सोर्स कंट्री जहाँ से मिला है उसी में यूज़ करना होता है। तो इससे क्या होता है प्रमोट होता है हमारा एक्सपोर्ट और इंडियन गुड का। ये इसके लाइन ऑफ क्रेडिट के फायदे हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, इस पर हम कुछ परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं पर वो इंटरेस्ट जो होता है मिनिमम रहता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रहता है, इसलिए कंट्री से आसानी से ले लेती हैं। ये डायरेक्ट टाइप का कोई पैसा देना नहीं होता है कि डायरेक्ट आप पैसा दे दो उस टाइप करेंगे, मिनिमम उसमें। तो ये हो गए हमारे इस पेपर के एडिटोरियल से। फिर बोला है कि गांधीयन रूट इन म्यांमार, अभी नॉन वायलेंस चल रहा है। गांधी जी क्या बोलते थे, मतलब वायलेंस जो स्टार्टिंग है म्यांमार में, गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस के लिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ जो आपके इथिक्स के लिए और भी पेपर के लिखने के लिए ईजी रहेंगी। अभी क्या हो रहा है कि बुर्मा में क्या हो रहा है, पहले मैं स्टोरी बता देता हूँ। जो अपनी आपकी ये सूकी हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1991 में, किस चीज़ के लिए, म्यांमार की पीस के लिए। और फिर इन्होंने अपोज किया था जैसे रोहिंग्या का, फिर वो प्राइज़ इनको वापस देना पड़ा था, मतलब नोबेल प्राइज़। तो इसलिए वो सारी चीज़ें, और फिर म्यांमार में जुंटा की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है एडिटोरियल, मतलब आपका एडिटर क्या बोलता है कि वो बोलता है कि जो म्यांमार की गवर्नमेंट है उन्हें गांधीयन कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। अब गांधी का कॉन्सेप्ट क्या था, वो क्या था, एक गाल दो दूसरा गाल दो, नॉन वायलेंस, पीस के ऊपर काम करना है। और गांधी जी ने चरखे का यूज़ किया था, जो आपका स्पिनिंग व्हील है उसका यूज़ किया था नॉन वायलेंस का आइडिया बढ़ाने के लिए। क्यों, जो उसका व्हील है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है टू प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंडिया ग्रोइंग इंडस्ट्रियलिज्म, इंडिया में ग्रो होना चाहिए, उसका व्हील है। वो प्रमोट करता था इंडिया इंडस्ट्रीज़ को, मतलब इनको ग्रो करना चाहिए। और जो मतलब कि स्पिनिंग करना है व्हील का, वो क्या प्रमोट करता था कि हमें मतलब कि इंडियन क्लोथ डेवलप करनी चाहिए इन कंपेयर टू द, मतलब रेजिस्टेंट दिखाना चाहिए, ब्रिटिश मेड क्लोथ है, रिप्लेस होनी चाहिए हैंडलूम से, तो अपना व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापार से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा, हमारे इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या बोलता है, डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होती है, डिस्पोजल इनकम से क्या होगा, आपकी जेब में पैसा होगा तो प्रॉस्पेरिटी आती है, शांति आती है, ठीक है ना, ये सब चीज़ आती है। तो कहते हैं ना जम्मू कश्मीर से हमने 370 हटाने के बाद हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट से क्या होगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, रोजगार होगा लोगों के हाथ में, तो डिस्पोजल इनकम, पैसा इंक्रीज होगा, जेब में पैसा आएगा, उनकी पैसे से क्या होगा, एक प्रॉस्पेरिटी उस एरिया में आएगी। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये गांधी जी ने बोला था। ऐसा मार्टिन लूथर भी बोल चुके हैं अपना सिंबल ऑफ अमेरिकन ड्रीम के लिए, ठीक है ना, उन्होंने भी बोला है सोशल जस्टिस इक्वलिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो आप कुछ चीज़ें याद रखना है, चरखे का एग्जाम्पल आप कहीं भी चिपका सकते हो, एक आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। ये आ गया। अब ये क्या है कि रीवैल्यूटिंग करना है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, जो हमने टारगेटिंग रखा था 2 से 6% सिंस 2016 से चलता आ रहा है कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, जो आपका CPI है और आपका WPI है। दो तरह से हम इन्फ्लेशन चेक करते हैं, RBI यूज़ करता है, CPI का यूज़ करता है, और CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। WPI में होलसेल, जो CPI होता है कंज्यूमर, जैसे आप सामान खरीद के लाए ना दुकान पे से, आप जो नॉर्मल कस्टमर खरीद के लाओ CPI के अंदर आएगा। WPI में क्या आएगा, जो दुकान वाला होलसेल से खरीद के लाएगा, उसमें ओनली गुड्स होती हैं। और CPI में दोनों होते हैं। CPI 4 प्रकार का होता है आपका, इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल वर्कर, अर्बन लेबर, रूरल लेबर, अर्बन लेबर, और CPI कंबाइन। जो कंबाइन है आपका वो निकालता है आपका CSO, और ये तीनों निकालता है लेबर मिनिस्ट्री। थोड़ा सा मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दे दिया, RBI यूज़ करता है CPI का।
सीपीआई का इन्फ्लेशन चेक करने के लिए। जो टारगेटिंग हमारे 2 से 6 के बीच में रहनी चाहिए इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या होती है कहीं ना कहीं अच्छी होती है बूम देने के लिए इकोनॉमी को, तो उसको रिवैम्प करना, दोबारा से हमें टारगेट फिक्स करने चाहिए उसके लिए। अभी 2 दिन से क्या 15-16 को क्या था कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उसके लिए हड़ताल पे थे बैंक सारे, मतलब कि स्ट्राइक पे थे कि बियॉन्ड द प्राइवेटाइजेशन। हमें ऐसा नहीं है कि लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसके बियॉन्ड थिंकिंग करनी चाहिए, कोई रिप्लेस कर देना नहीं करना चाहिए पीएसबी को ऐसे प्राइवेट बैंक के, हमें रखना चाहिए। पहली बात आपको दिमाग में आनी चाहिए, हम पहले सारे बैंक प्राइवेट होते थे, हमने नेशनलाइजेशन क्यों किया था? कुछ प्रॉब्लम होंगी तभी तो किया था, कि वो प्रॉब्लम दोबारा ओकर हो सकती है। ऐसा नहीं है हम उन्हें प्राइवेट बनाने के लिए बना देंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उनकी एनपीए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक भी ऐसे हैं जिन पे एनपीए की प्रॉब्लम है, भले सी कम है पर है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं कि बिफोर नेशनलाइजेशन क्या हुआ था कि बैंकों के साथ प्रॉब्लम थी, वो लोन करते, रिच और पब्लिक जो पावरफुल लोग थे उनको ही लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है ना। 1969 में इस समस्या को देखते हुए हमने 14 बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया था 1969 में इंदिरा गांधी जी ने। फिर 1980 में और हमने 6 बैंकों को मतलब कि प्राइवेट से पब्लिक बनाया था। तो उससे क्या हुआ था कि सेक्टर इंक्रीज हो गया था, क्रिएट जॉब्स इंक्रीज हो गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट मिलने लगा था, बेनिफिट टू द पुअर, ये सारी चीज़ के लिए हमने पब्लिक सेक्टर बैंक बनाए थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब चीज़ें इसमें, स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस को पैसा मिलने लगा था, क्योंकि प्राइवेट बैंक का काम होता है प्रॉफिट बेस पे काम करना। अब प्रॉफिट बेस पे किसको लोन देंगे? रिच और पावरफुल को, फिर उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। तो आप प्राइवेटाइजेशन इज ए गुड स्टेप नहीं है, आपको एक इक्विटेबल ग्रोथ रखनी है। इक्विटेबल ग्रोथ कैसी? देखो कि बैंक क्या है, पहले रूरल एरिया में नहीं खोलते, आपको अभी भी नहीं मिलेंगे कि रूरल एरिया में कोई प्राइवेट बैंक बहुत मुश्किल से मिलेगा, या सेमी रूरल एरिया में मिल सकता है एक दो बैंक, पर रूरल एरिया में आपको मोस्टली कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के ही स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से रिवेम करने के लिए, जॉब फाइनेंस एंड इंक्लूजन के लिए वर्क करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट पे, इतना प्रॉफिट पे काम नहीं करते जितना प्राइवेट प्रॉफिट सोचते हैं, और सबको एक ईजी लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। कृषि कार्ड का लोन हुआ, आपको प्राइवेट बैंक नहीं प्रोवाइड कराएगा, तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक कॉपरेटिव जो हम सोसाइटी बनते हैं, हम कॉपरेटिव लोन मिलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिलते हैं, एफपीओ होते हैं, फार्मर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है फार्मर वाली, उन सबको लोन कौन प्रोवाइड कराता है? कॉपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। तो एक तरह से उनके सामने प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन आपको क्या करना चाहिए? आपको मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशंस है बैंक के, उनको स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए, कि जिसने विलिंगफुल डिफॉल्टर जो है, जो मतलब जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, वही वाला स्टेप। आप फेसबुक पे अच्छे अच्छे फोटो डाल रहे हो, कंट्री में घूम रहे हो, जब बैंक के सामने खड़े होते बोल देते मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक तरह से विलिंगफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाता है कि आप पैसा देना नहीं चाहते, उस पर क्रिमिनल ऑफेंस बना देना चाहिए। कि पीएसबी को मतलब कि कंट्री विल ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। और हमने कुछ स्टेप लिए भी हैं 2016 में से, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड बनाया, फिर उसके बाद आपका बीबीबी बनाया हमने, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो बनाया। तो कुछ स्टेप हमने लिए भी हैं उनको स्ट्रेंथिंग करने के लिए। तो ये सारी इसमें थे, मैंने आपको बता दिया, सारी प्रॉब्लम बता दी, आपको दिमाग में आना चाहिए हमने क्यों इन्हें प्राइवेट से नेशनलाइज किया। तो ये सारी न्यूज़ थी फ्रंट पेपर पे। उसके बाद अप्रोप्रिएट बिल को मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में। फिर क्या हो प्लान, जो आंगनवाड़ी को पोषण अभियान के अंदर जो दवाई है या आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, उसकी जो क्वालिटी होगी वो अब FSSAI टेस्ट करेगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया। जो पोषण अभियान में चीज़ों में आंगनबाड़ियों को मतलब कि न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड जो रखना है, क्वालिटी जो रखनी है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा उसकी क्वालिटी अब कौन चेक करेगा? FSSAI, उसकी NABL लेबोरेटरी है, वो नोटिफाई करेगी। अब जैसा रूल रेगुलेशन आपके ऑस्ट्रेलिया में आए हैं कि फेसबुक और गूगल को पैसा देना होगा और वो अपनी न्यूज़ दिखाते हैं कोई मतलब कि जर्नलिज्म की, तो ऐसे ही एमपी ने, हमारी जो मतलब कि एमपी हैं, उन्होंने 0 आवर जो होता है, किस में होता है 0 आवर, ये आपका होता है लोकसभा राज्यसभा में जो होता है 0 आवर, उसमें मेंशन किया है कि हमारी गवर्नमेंट को कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए। जब आएंगे पढ़ लेंगे। अभी मैं 0 आवर क्या होता है, पहले होता है क्वेश्चन आवर और जो डे का एजेंडा है रखना है, उसके बीच में 0 आवर होता है। और उस क्या होता है, 1 घंटे का होता है 0 आवर। उसमें क्या होता है, और ये इंडियन इनोवेशन है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर में कहीं मेंशन नहीं है, और इंडियन इवोल्यूशन है, बस रूल में मेंशन है, रूल में इतना बस याद रखना। और इंडिया की इनोवेशन है, मतलब इंडिया ने पैदा किया 0 आवर, बस। उसके बाद आता है कि कोविड में वैक्सीन 72 कंट्री को हम सप्लाई कर रहे हैं। कल मैंने बताया था कि बोला कि ऐसे वैक्सीन जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है इंडिया में, अभी 0.32% पॉपुलेशन को वैक्सीन प्रोवाइड किया हुआ। इस हिसाब से अगर स्पीड से चलेगा
तो अभी 18 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन कम्प्लीटली करने में इंडिया को। तो उन्होंने यही बोला है कि सिर्फ आप कंट्री को सप्लाई कर रहे हो और अपनी कंट्री का भी ध्यान रखो। ये चीज़ें के बारे में बहस चल रही है। कोविड-19 केसेस राइज होना स्टार्ट हो गया है। 24 घंटे में लास्ट 28,000 केसेस आए हैं। 70 डेज में मतलब कंटिन्यूस राइज हो रहे हैं 7 दिन से। तो प्लीज़ ये चीज़ पे कंसर्न स्टार्ट हो गया है कि दोबारा वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट पोजीशन, और न्यू स्ट्रेन आने स्टार्ट हो गए हैं। मे बी उन पर दवाई काम करे या ना करे, या फिर मैंने आपको पढ़ाया था एक रिपोर्ट आई है जो यूके स्ट्रेन आया है वो 68% मोस्ट डेंजरस है जो नॉर्मल जो स्ट्रेन चल रहा है। तो इसका भी ध्यान रखो प्लीज़, फैमिली को सेफ रखो, उस चीज़ को यूटिल बताओ। ऐसी कोई ऐसी बात पे मत जाओ कि मास्क नहीं लगाएंगे क्या हो जाएगा, इस बात पे मत जाओ। जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करो, मे बी आप बच सकते हैं। तो ये न्यूज़ है। और लास्ट पेपर में मैं दिखा देता हूँ क्या न्यूज़ है कि मतलब कि क्वाड सबमिट हुई है, स्ट्रेंथिंग करती है यूएस को हैंड टू टॉक विद चाइना। अब क्या हो रहा है, क्वाड बन गया है तो चाइना के ऊपर मतलब चाइना पे एक तरह से दबाव बन गया है ना, तो उसकी तरह स्टैंड कर रहा है यूएस की पावर को, ऐसा बोला है। फिर मतलब क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया ग्रोन, तो बाइडन ने इमिग्रेशन के लिए अभी मना कर दिया, अभी हम कुछ नहीं लेके आ रहे। एक न्यू डेवलपमेंट फाइनेंशियल मतलब बैंक बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, उसके बारे में अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एनपीए, जो आपके एनपीए राइज होना स्टार्ट हो गया 2021 के हाल में, एनपीए फिर से राइज होना स्टार्ट हो गया, ऐसे फिक्की की रिपोर्ट में बोला है। क्या कारण है, एक तो पेंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं हम, और फिर वो कस्टोडियम वाला जो है रोक लगाई थी कुछ 6-7 महीने तक आपको पैसा मतलब ईएमआई जमा नहीं करना है, और फिर एकदम से ईएमआई जमा करने के लिए ओपन किया गया अक्टूबर में, तो उसमें पैसा बहुत बढ़ गया, तो लोगों ने कुछ जमा कर पाए कुछ नहीं कर पाए, तो वही एक प्रॉब्लम आ रही है एनपीए इंक्रीज होने में। और कोई न्यूज़ नहीं है, वी हैव बैक। अब हम अपनी आ जाते हैं पोषण अभियान जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तरह से न्यूट्रिशन को चैलेंज है, मतलब कि इंडिया जो न्यूट्रिशन चैलेंज है उसके अंदर उसको बढ़ावा देने के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया गया था 2018 में। किस चीज़ के लिए था, कुछ टारगेट्स हैं, जैसे आपका स्टंटिंग हो गया, आपका स्टंटिंग हो गया, आपका अंडर न्यूट्रिशन हो गया, अमीनिया हो गया बच्चों के अंदर, माँ के अंदर या एडोलेसेंट गर्ल के अंदर, ठीक है ना, लो बर्थ वेट हो गया, उसको रिड्यूस करना है। कैसे, 2% स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को 2% और अनीमिया को 3%, और लो वेट को मतलब उसको 2%, रेस्पेक्टिव एनएलओ हर साल इतने परसेंट से कम करना। ये हमारा टारगेट सेट हुआ था कि 2% पर ईयर इन्हें कम करना है, 4 चीज़ों को। एनीमिया का 3% है बस, ये स्पेशल याद है, 3% से कम करना है हर ईयर। और ठीक है कि टारगेट क्या था कि मतलब कि स्टंटिंग जो है उसको बहुत कम लेके जाना है, 0 से 6 साल के बच्चों में अभी 38% है, उसे 25% तक पहुँचाना है 2022 तक। तो इसके कुछ ये टारगेट थे जो फुलफिल करने थे हमें। पोषण अभियान का एम क्या है, आपको समझ इंश्योर देना है आपको सर्विस डिलीवरी को, टेक्नोलॉजी को, बिहेवियर चेंज को, लोगों को बिहेवियर चेंज मतलब कि आप एक तरह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ, घर में मत करो, कोई वैक्सीन आई इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो वहीं पे आपको उसको सारे टीकाकरण, उसका मतलब कि उसे न्यूट्रिशन सप्लाई सब वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक तरह से उस पैरामीटर में वर्क करना है। और नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन न्यूट्रिशन चैलेंज एक काउंसिल सेटअप की गई थी, जो सेटअप अंडर पोषण अभियान के अंदर की गई थी। काउंसिल को इस नाम जो दिया गया नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन, एनसीएन इसको नाम दिया गया, जिसके हेड कर रहे हैं उसको नीति आयोग के चेयरमैन कर रहे हैं, जो मतलब उसको वॉच डॉग कर रही थी, एक तरह से देखने भालने का काम कर रही थी, डायरेक्शन देना, न्यूट्रिशन के चैलेंजेस है रिव्यू करना प्रोग्राम को, तो वो एनसीएन का काम था। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन तो पीएम होते हैं, उसके वाइस चेयरमैन तो छोटे होते हैं, तो वो उसके हेड कर रहे थे उसको। और इसमें सपोर्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक से भी सपोर्ट मिल रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए। 200 मिलियन का अब तक लोन प्रोवाइड हो चुका है। अभी हमने पोषण मिशन 2.0 लॉन्च किया है बजट में, ठीक है ना। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होती हैं, जो बहुत कमज़ोर पिछड़ी सिटीज़ होती हैं, उनमें उसको बढ़ावा देने के लिए तो हमने लॉन्च किया है माल न्यूट्रिशन को मतलब कम करने के लिए। और जो पोषण अभियान है इसकी ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर कुछ स्कीम आती है, जैसे आईसीडीएस हो गया, आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, आंगनबाड़ी सर्विस हो गया, आपका पोषण अभियान हो गया, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल हो गया, और नेशनल किड्स स्कीम हो गया। ये है किस किस की हेल्प की, मैंने आशा वर्कर तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपका हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनकी हेल्प ली जाती है कि इस कॉम्प्लेक्स माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, मतलब जो एक माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, स्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, आपका लो वेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, इस सब चीज़ को कम करने के लिए तो ये ली जाती हैं। तो एफसीसीआई जो उसके प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को क्या करेगा, एफसीसीआई एक तरह से वर्क करेगा उस चीज़ से निपटने के लिए, मतलब चेक करेगा स्टैंडर्ड ठीक है क्या उस न्यूट्रिशन का। तो अब एफएसएसआई के बारे में पढ़ लेते हैं।
FSSAI एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये ऑटोनोमस सेक्रेटरी बॉडी है, मतलब क्यों? क्योंकि एक एक्ट से बनी है। स्टैंडर्ड एक्ट 2006, आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आती है। हेडक्वार्टर ऑफ कोर्स भी इसका दिल्ली में। कुछ जीनिसिस हैं इसके कि 2006 में डेवलप की गई थी। पहले किस चीज़ पे काम करती थी, ठीक है ना? इतने सारे एक्ट थे इसके, इतने सारे एक्ट से अलग से काम करती थी। पर जैसे ही ये वाला मतलब एक्ट आया, FSSAI एक्ट, तो ये सारे एक्ट इसके अंदर आ गए, मर्ज हो गए। तो ये चीज़ है। इसके की प्रोविजन, साथ ही इसके की प्रोविजन, एक तो सेट करती है स्टैंडर्ड का फूड प्रोडक्ट का, डेवलप करती है सेफ फूड प्रैक्टिस, लाइसेंस फूड बिजनेस को देती है। जैसे आप दुकान पे जाओगे, किसी की फूड की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे लाइसेंस लगा होता है FSSAI का, ये लाइसेंस है इसके पास। फिर इंश्योर करती है कंप्लेन जो आती है इंस्पेक्शन की, मतलब की टेस्ट करती है फूड के स्टैंडर्ड को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रेन करती है, बिल्ड करती है कैपेसिटी को, सिटीजन ओवर रीच, सिटीजन तक जाना चाहिए, मतलब कि एक अच्छा ओवर रीच, अच्छा फूड जाना चाहिए। फंक्शंस वही है इसके, फ्रेमिंग करती है, रेगुलेट करती है आपका स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को, ग्रांटिंग FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस को देती है बिजनेस को, ये सारी चीज़ें करती है। प्रोवाइड सजेशन टू गवर्नमेंट फ्रेमिंग द पॉलिसी, गवर्नमेंट बताती है प्लीज़ फूड के लिए ऐसे रूल बनाओ कि अच्छा काम करें। कलेक्ट करती है डाटा कि फूड प्रोडक्ट में कैसा है, रिस्क तो नहीं है कुछ उसके अंदर। क्रिएट करती है इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंट्री अबाउट फूड सेफ्टी से, कैसा हमें यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ मतलब हमें ट्रांसफैट नहीं खानी चाहिए, ये वो सब प्रमोट करते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। फिर इसमें कुछ रूल्स सेट किए गए थे, हाईलाइट किए गए थे, ऐसे चेंज करते 2011 में कुछ और रूल इसमें ऐड किए गए। जैसे फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। रजिस्ट्रार ऑफ जो होता है मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वो चेक करेगा कोई केस आया फूड सेफ्टी से रिलेटेड। फिर रेगुलेशन भी, पैकेजिंग जो है, बाद में पैकेजिंग और लेबलिंग, जो आप कुरकुरे अंकल चिप्स खाओगे उसके ऊपर भी FCCI का मार्क आने लगेगा, ऐसा 2011 से चालू हो गया था। और फिर कुछ प्रोहिबिट करती है, जैसे आपको मैगी में करके मतलब प्रॉब्लम आई थी, तो उस चीज़ को मतलब कि अप्रूवल देने से, सेल को रोकने से, स्पेसिफाइड फूड की या फूड इंग्रेडिएंट को रोक लगा देगी कि आप सप्लाई मत करो। या फिर कोई आप गलत एडवर्टाइजिंग कर रहे हो किसी फूड की, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक नहीं है पर ऑर्गेनिक लिख रहे हो, वो बेकार फूड है, प्रॉब्लम कर सकता है लिख रहे हो, उसको भी ये चेक करती है कि आपको सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। स्ट्रक्चर क्या है, एक चेयरमैन है, 22 मेंबर है, और 3 तो वुमेन कंपलसरी इसमें होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट करता है सब चेयरमैन सब आदमी को, और ये असिस्टेड रहती है साइंटिफिक कमेटी, आपका कमेटी से और पैनल से, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटीज। तो ये कुछ FSSAI के रूल है। फिर हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखते हैं। फंड एक तरह से ये फंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करना है उसको एक फंड करेगा, ये वाले कंट्री के लिए इसलिए बनाया जा रहा है। क्या और भी बैंक नहीं थे? और भी थे हमारे पास, तो हमने स्पेशली इसे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बैंक होते हैं अभी क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म की प्रोवाइड करते हैं, पर ये क्या करेगा, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करेगा। इसका पैसा कुछ बजट प्रोविजन से भी आएगा, 20,000 करोड़ दिए गए हैं, और फिर बाहर से भी इकट्ठा करेंगे, और भी विदेशों से भी आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, इंप्रूव होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल सके, क्रेडिट इनहेंस हो सके, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया डज नॉट हैव डेवलपमेंट बैंक, डी मतलब DFI वुड फुलफिल द नीड। एक ढंग का कोई डेवलपमेंट बैंक नहीं है, पहले IDBI था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, पर हमें पे डेवलपमेंट बैंक नहीं है प्रॉपर तरीके से। उसके लिए जो डेप्थ फ्लो कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, उसको इम्प्रूव मिलेगा। और RBI ने 2017 में ऐसा 2017 में RBI बोल चुका है ऐसा, मतलब कि स्पेसिफाइड कर चुका है कि हम डेवलपमेंट बैंक डेवलप करना चाहिए, तो अभी उसको मान्यता दे दी गई है। फंड कहाँ से आएगा, मतलब कैपिटल टू दीज बैंक इन द नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड। सोर्स फंड बहुत जगह से आ सकता है, बैंक भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट भी दे सकती है, तो वहाँ से इसे पैसा आएगा, यही बात बस याद रखना है। स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है, प्रोजेक्ट करेगा आपको डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्री के लिए। फिर अप्रोप्रिएट बिल क्या होता है, देखो जैसे आपको कोई लोन पास कराना है, मतलब कि जैसे आपने कोई बजट की स्कीम लेके आए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके लिए आपको बिल लाना पड़ता है। वो एक तरह का मनी बिल होता है, अलाउ करता है गवर्नमेंट को विड्रॉल द फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द एक्सपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि जो आप फाइनेंशियल अपने स्कीम्स तय की ये करेंगे, उसके लिए पैसा निकालने के लिए आपको अप्रोप्रिएट बिल चाहिए, और एक तरह से मनी बिल होता है। ये आर्टिकल 114 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, गवर्नमेंट कैन विड्रॉल द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना। पुट इट सिंपली, द फाइनेंशियल बिल कंटेन द प्रोविजन ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, एंड अप्रोप्रिएट बिल स्पेसिफिक क्वांटम टू द पर्पस ऑफ विड्रॉल। देखो फाइनेंशियल बिल तो बड़ा हो गया एक तरीके से, तो फाइनेंशियल बिल का पार्ट क्या हो गया, फाइनेंशियल बिल का पार्ट हो गया आपका मनी बिल।
तो एक तरह से बड़ा हो जाता है फाइनेंशियल बिल, उसके अंदर आपको पैसा निकालना है। फाइनेंशियल सब चीज़ से डील करता है, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सब चीज़ से, फाइनेंसिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पर अप्रोप्रिएट जो बिल है आपका, अप्रोप्रिएशन वाला जो बिल है, वो विड्रॉल्स के लिए काम करता है। अब प्रोसीजर क्या है कि आपका अप्रोप्रिएशन बिल जो है जो लोअर हाउस में ही आ सकता है, क्योंकि मनी बिल जो लोअर हाउस में ही आता है आफ्टर द डिस्कशन ऑफ बजट के बाद, वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर द ग्रैंड, ये सब चीज़ जो है आपकी, ये सब होती हैं। अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, फर्स्ट पास बाय लोकसभा एंड देन सेंड टू राज्यसभा। पर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती, वो रिकमेंडेड पावर हो सकती है, बस वो रिकमेंडेड कर सकता है प्लीज़ ये चेंज कर लो। वो मानते हैं लोकसभा वाले, ठीक है, रिजेक्ट करते हैं तो भी ठीक है, वो तो पास हो नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से मनी बिल है। बस यही इसका ऑटोमेटिक क्लॉज होता है, मतलब ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। अगर ये लोकसभा में पास ना करा पाए सरकार, तो एक उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पर पास होने की संभावना रहती है। ये कुछ हमने आज की न्यूज़ थी जो हमने आज कवर करी, इतना ही है।